आपको सीधा इस वक्त लाइव लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके। लाइव दिल्ली से। विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांशी कस्य मनुजस्य कांचन मणि संयोगो नो जनयति कस्य लोचनानंदम. Meaning, a learned and humble man attracts everyone's mind, just like a combination of gold and gem gives happiness to everyone's eyes. What a wonderful evening to come together for the launch of the Madhya Pradesh Sushasana and Development Report. Good evening and namaskar to all our esteemed guests tonight. I am Anshul Puria, advisor AIG GPA Bhopal. And my name is Tanaya. I'm also an advisor AIG GPA, and we are your hosts for the evening. We would like to begin the event by requesting respected CEO AIG GPA Srimati GV Rashmi to come to the dais and deliver the welcome address. हम स्वागत उद्बोधन हेतु अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती जीवी रश्मि को आमंत्रित करते हैं। Very good evening to all the dignitaries present here. माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, सम्मानीय पैनल के सदस्यगण, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी हमारे साथ आने वाले हैं, राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी राज्य मंत्री भारत सरकार, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी वाइस चेयरपर्सन अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, श्री वी श्रीनिवास सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम मेंबर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, मिस्टर एरिक सोलहेम पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, मिस्टर शोम्बी शार्प यूनाइटेड नेशंस रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर फॉर इंडिया एवं अन्य सम्मानीय अतिथिगण। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा अपना फ्लैगशिप रिपोर्ट मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट का लॉन्च नई दिल्ली में इतने गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में की जा रही है। मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके बारे में हमारे प्रोफेसर वाइस चेयरपर्सन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी द्वारा आगे विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। ये एक अपने एडवाइजर्स के द्वारा बहुत ही मेहनत से एक रिपोर्ट बनाया गया है, जिसमें पिछले 15 वर्ष में जो गुड गवर्नेंस की जो गतिविधियां गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है उसके बारे में विस्तृत प्रतिवेदन है। संस्थान का ये कमिटमेंट है, एक इंडिपेंडेंट शोध किया जाना चाहिए और शोध के बाद जो इसका आगे जो है एकेडमिशियंस है, प्रैक्टिशनर्स है, सभी को एक मंच साथ में लाना है और इसकी पॉलिसी इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना है। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। पुनः आप सब लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू। Thank you for your kind words, ma'am. Deepa Jyoti Param Brahma, Deepa Jyoti Janardana, Deepo Haratu Me Papang Sandhya Deepo Namastute. Now we move on to formally begin the ceremony by lighting the auspicious lamp. To kindly come forward to light the lamp as the prelude to this beautiful event, we request Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chouhan, Honorable Union Minister for Civil Aviation, Shri Jyotiraditya Scindia, Honorable Minister of State, Dr. Jitendra Singh, Honorable Cabinet Minister, Madhya Pradesh, Respected Dr. R. Balasubramaniam, Honorable Faggan Singh Kulaste ji, Respected Mr. Eric Solheim, Respected Shri V. Srinivas, Respected Mr. Shombi Sharp, Honorable Vice Chairman AIG GPA Shri Sachin Chaturvedi, and Respected CEO AIG GPA Srimati GV Rashmi.
India is not just a country, it's a culture, and the guests have the regard of being next to Parmeshwar. With this in mind, we move on to the next ceremony, welcoming our esteemed guests. Now we request respected CEO AIGGPA Srimati G.V. Rashmi and respected additional CEO Shri Lokesh Sharma to welcome our honorable guests. अतिथि देवो भव। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने हेतु हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती जीवी रश्मि जी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री लोकेश शर्मा जी से अनुरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी, माननीय श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, Shri Phaggan Singh Kulasthe ji, Dr. R. Balasubramaniam ji, Mr. Eric Solheim, Shri V. Srinivas, Mr. Shombi Sharp, Professor Sachin Chaturvedi, thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Now we would like to request the Honorable Vice Chairman of AIGGPA, Professor Sachin Chaturvedi, to come to the podium and brief our esteemed guests regarding the Madhya Pradesh Sushashan and Development Report. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम माननीय प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, वाइस चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान से अनुरोध करते हैं कि वह सदन को मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट के बारे में अवगत कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सिंधिया जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे साथ बालू और एरिक सोलहेम जी, श्रीनिवास जी और शोम्बी शाप जी, आज हम लोगों के बीच में एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस 340 पेज की इस किताब को हम लोगों ने मध्य प्रदेश के, जैसा रश्मि जी ने कहा, जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस है, उसके माध्यम से हम लोगों ने ये रिपोर्ट गुड गवर्नेंस के ऊपर तैयार करी है। और गुड गवर्नेंस का नाम लें तो सिंगापुर is one of the leading countries in the region, and I very much would like to acknowledge presence of Honorable High Commissioner, His Excellency Mr. Wong. So thanks, Honorable High Commissioner, for your kind presence. As you know, Madhya Pradesh and Singapore have been partnering together for taking skills forward. Our Chief Minister is extremely committed in terms of how youth and skill are to be connected. So thanks for your kind presence. I also welcome all CM Fellows. As some of you might be aware, AIGGPA has implemented one very ambitious scheme. In Madhya Pradesh, we have 52 districts, and young 52 fellows are here.
We are extremely grateful to Dr. Shekhar Bonu and his team, Mr. Amitabh Kant at Niti Aayog. And Madhya Pradesh is the first state which has established this training program for our researchers. And it is a pleasure for us to welcome all the 52 ambassadors in 52 districts of Madhya Pradesh. These young scholars are CM's ambassador, and he just met all of them, and he said, "You are my eyes and ears in the district." These youngsters are transforming and documenting that transformation. एक बात जो बार बार मुख्यमंत्री जी को यहाँ सुनने को दिल्ली में मिलती है कि मध्य प्रदेश में इतना काम हो रहा है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। और इस संबंध में हम लोगों को लगा कि जो रिसर्च कम्युनिटी है वो एटलीस्ट उन एविडेंसेस को, उन प्रोग्राम्स को एक साथ रख सकती है जिसके बारे में रिसर्च की आवश्यकता है। आज हमारे बीच में डॉक्टर रमेश चंद जी भी हैं, जिनके साथ अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का एक सत्र करा, जिसमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के बारे में डिटेल्ड हम लोगों का डिस्कशन हुआ। तो ये अत्यंत आवश्यक था कि हमारी टीम इस रिसर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करे। इसकी कॉपीज आप सबके लिए बाहर अवेलेबल हैं, हमारे पैनलिस्ट के लिए यहाँ टेबल पे रखी हुई हैं। और इस संबंध में जो विशेष प्रयास लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हो रहे हैं, जिसको आदरणीय श्रीनिवास जी लीड कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कोशिश करी कि ऐसे कौन से इंडेक्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं। क्योंकि अगर गुड गवर्नेंस को देखें तो हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था, हर राष्ट्रीय इनिशिएटिव में इनको अलग अलग ढंग से डिफाइन किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अंदर हम लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है कि राज्य के अंदर जो हमारे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हैं उसमें हम इनका डॉक्यूमेंटेशन करें, इन डेफिनेशंस को एक साथ रखें। और इस संबंध में राज्य स्तर पर जो हमारे अलग अलग मंत्रालय हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश के 2 मंत्री भी हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिलावट जी का और राजपूत जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता है कि हम लोगों ने आज मध्य प्रदेश कैडर के जो विभिन्न अधिकारी दिल्ली में पदस्थ हैं उन लोगों को भी आज यहाँ आमंत्रित किया है। उनमें से कुछ अब सुपरएनुएट किए हैं, उनको भी आज आमंत्रित किया है। अरुणा जी उसमें से एक प्रमुख जो हम लोगों के साथ लगातार काम कर रही हैं AIGGPA के साथ। तो आज इस अवसर पर हम लोगों का प्रयास ये था कि इस रिपोर्ट में जो मुख्य प्रयास मध्य प्रदेश के लिए किए जा रहे हैं उनका एक डॉक्यूमेंटेशन करें। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देखेंगे, करीब इसमें 14 चैप्टर्स हैं, और उन 14 चैप्टर्स में हम लोगों ने, अगर शुरू के 2 चैप्टर्स छोड़ दिए जाएं जिसमें कि हम लोगों ने गुड गवर्नेंस क्या है, मध्य प्रदेश कैसे कर रहा है, उसमें एक चैप्टर जो हम लोगों ने लिया है वो मध्य प्रदेश ने कोविड के समय पे जन भागीदारी के माध्यम से कैसे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव को हैंडल किया। उसमें अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक गति थी वो कम से कम प्रभावित हुई। और अगर आप आंकड़े देखेंगे, और जो कि इस रिपोर्ट में भी हमने लिखे हैं, कई महानगरों का हम लोगों ने इसमें कंपैरिजन किया है, जैसे इंदौर, नागपुर, नासिक, और अगर आप देखें दक्षिण में तो हैदराबाद। इन मुख्य शहरों में कोविड को लेकर के क्या चैलेंज हुए और मध्य प्रदेश ने उनसे कैसे निपटा। तो ये जो मध्य प्रदेश की आर्थिक गति थी, इसको लेकर के जन भागीदारी के माध्यम से क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज बना करके और हर ब्लॉक लेवल पे जो अवेयरनेस लेकर के उनको जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम कोविड के समय हुआ, वो हम लोगों ने इसमें सामने ला करके रखा है। क्या एट्रीब्यूट्स हैं गुड गवर्नेंस के, क्या पैरामीटर्स हैं, उनके एनालिसिस का काम हम लोगों ने रखा। जैसा रश्मि जी ने कहा कि हम लोगों ने 2005-06 से लेकर के अभी 2021-22 तक क्या ऐसे मेजर्स हुए जो गुड गवर्नेंस में आते हैं। What are different measures that may be counted as part of our good governance index? Our institute, AIGGPA, ACPA as we call it, would make all the endeavors possible to compute our own index and be guided by Mr. Srinivas and his team in terms of computing that index at the district level. अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन में, मुख्यमंत्री जी बताएंगे, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम लिया है जो कि अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश को अलग श्रेणी में रखता है, वो है हमारे स्टैटिस्टिक्स को सुधारने का। ये प्रयास अभी कैबिनेट के सामने प्रपोजल जा रहा है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जिसका अपना स्टैटिस्टिकल कमीशन होगा, और इस स्टैटिस्टिकल कमीशन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल GDP को मेजरमेंट करने का पहली बार हम काम करेंगे। .
इसकी भी जानकारी कम ही लोगों को होगी कि पिछले 3 क्वार्टर्स में लगातार मध्य प्रदेश का आंकड़ा बाकी राज्यों से बहुत ऊपर रहा है। जिन 14 राज्यों ने अपना डेटा मॉस्पी को प्रेजेंट किया है पिछले 3 क्वार्टर्स में, मध्य प्रदेश उसमें सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। आज हमारी गति 17.9 जो सबसे आगे आंध्र प्रदेश था उसको हमने पीछे छोड़ा, तमिलनाडु को हमने पीछे छोड़ा, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा और 19.5 पर हम लोग आकर के अभी रुके हैं। और ये आंकड़ा मध्य प्रदेश को अगर मैं आपको बताऊं तो वीट, पैडी और पैडी में भी बासमती, इसमें हम लोगों ने पंजाब और हरियाणा दोनों को पीछे छोड़ा है। अब इसी श्रेणी में मध्य प्रदेश 2 नए मेजर इनिशिएटिव कर रहा है जो कि सेमीकंडक्टर और लाइफ साइंसेज बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है। इस रिपोर्ट में हम लोगों ने उन तमाम चैप्टर्स में इन विषयों की चर्चा करी है जिनमें हम लोगों ने लगातार ये बात सामने रखने की कोशिश की है कि कैसे एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। जैसा रमेश चंद्र जी गाइड कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाएं, वैल्यू एडिशन करें और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ें। इसी तरह रूरल डेवलपमेंट में जो प्रधानमंत्री द्वारा इनिशिएटिव्स केंद्र में लिए गए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं, चाहे वो घर घर जल की बात हो या दूसरी वेलफेयर स्कीम्स हैं, मध्य प्रदेश ने आगे बढ़ करके उन सभी में हिस्सा लिया है। ट्रेड, इंडस्ट्री और फाइनेंस में अब बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में एक ट्रेड प्रमोशन काउंसिल बनाए जाने का तय किया गया है और इस ट्रेड प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में जो देश में तेजी से प्रगति हो रही है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के एक नई सोच सरकार ने सामने पिछले 3 महीनों में रखी है, मध्य प्रदेश उसमें प्रतिभागी हो, उसमें सहभागी हो और उस विकास यात्रा में शामिल हो, इसके प्रति हम लोगों का प्रयास चल रहा है। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय जो मध्य प्रदेश में अभी लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के हो रहा है, उसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग कैसे सुधारी जाए, इसको लेकर के लाइन मिनिस्ट्रीज जो हैं उनकी क्या भूमिका होगी, उसको लेके मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स ऑलरेडी बना दिया गया है। ये टास्क फोर्स 7 एरियाज में, जिसमें न्यूट्रिशन भी है, जिसमें हेल्थ भी है, जिसमें एजुकेशन है, जेंडर रिलेटेड हमारी पॉलिसीज हैं, तो गोल 2, गोल 3, गोल 4, गोल 5 और गोल 6 वाटर एंड सैनिटेशन, इन गोल्स को हम कवर करने का उसमें प्रयास कर रहे हैं। आइडिया ये भी है कि इसके साथ में मध्य प्रदेश जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है, जिसमें कि हम बार बार देखते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उस ट्राइबल पॉपुलेशन को हम उन मार्केट से कनेक्ट करें और उस मार्केट को एक फेयर प्लेस बनाएं जिसमें कि ट्रेडिशनल नॉलेज का रिस्पेक्ट भी हो सके, उससे आयुष मंत्रालय का विकास भी हो सके। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हम लोगों ने सामने रखा है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पिछले हफ्ते रूरल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अपनी रिलीज की है और इस पॉलिसी के माध्यम से जो मेजर प्रयास अर्बन डेवलपमेंट के हो रहे हैं और अर्बन को रूरल से जोड़ने की बात हो रही है, वो इस पॉलिसी से आगे बढ़ेगी और इसके साथ ही अर्बनाइजेशन के कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स को इस रिपोर्ट में कैप्चर किया गया है। इस रिपोर्ट में हम लोगों ने एक विषय साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सोसाइटल कनेक्ट को लेकर के भी रखा है और इस विषय में हम लोगों ने कई तरह के प्रयास किए हैं। आखिरी का जो चैप्टर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और शायद भविष्य की रूपरेखा भी सामने रखता है और वो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो कहा कि सारे प्रदेश आगे बढ़कर के थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करें, जो सरकार की नीतियां हैं उनका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इसके संबंध में भी वो प्रयास करें। और हमारा विश्वास है कि कुछ कंट्रीज जो हमारे पार्टनर कंट्रीज हो सकते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, सिंगापुर हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। विद सिंगापुर वी आर डूइंग दी स्किल्स एंड स्किल डेवलपमेंट पार्क इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वी आर ऑल्सो वेरी कीन टू पार्टनर विद साउथ कोरिया एंड साउथ कोरियाज इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, particularly of soybean based products। मध्य प्रदेश आप लोग जानते हैं सोयाबीन का एक मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन टोफू या उससे रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स साउथ कोरिया के साथ मिलकर के हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें, इसका प्रयास हम करें। इन सारे विषयों को लेकर के ये 340 पेज की रिपोर्ट आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हम लोगों को करते हुए बड़ी प्रसन्नता है। मैं सारे पैनल से निवेदन करूंगा कि वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इस रिपोर्ट के साथ अगर सामने आएंगे तो हम लोगों को रिकॉर्ड के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।
Dear esteemed guests, the printed copies of the report are available outside the auditorium. Moving on with the evening, we would like to introduce our first guest. He has authored 8 books and over 10,000 articles in newspapers and journals. He is the recipient of the coveted Jamna Devi Gyan Devi Award for Journalism. His flair for writing and oratory skills are lauded nationwide. He's been re-elected to the 17th Lok Sabha and currently serves as Minister of State of the Ministry of Earth Sciences, Minister of State of Science and Technology, Minister of State in the Prime Minister's Office, Minister of State in the Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions, Minister of State in the Department of Atomic Energy, and Minister of State in the Department of Space. Please welcome Dr. Jitendra Singh with a huge round of applause. Now we welcome Dr. Singh to say a few words and address the solemn event. आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में होने वाले इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से गवर्नेंस को आपने विभाग में जोड़ा है, उसके लिए मैं पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि आपका जो काम हमारे जिम्मे प्रधानमंत्री जी ने सौंपा था, वो आपने हमसे पहले मध्य प्रदेश में कर दिखाया। और जिस प्रकार अभी चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि बहुत से क्षेत्रों में बहुत सारे इनिशिएटिव्स में मध्य प्रदेश ने पहल की है एक रोल मॉडल के तौर पर, तो वास्तविकता ये है कि मेरी बगल में बैठे हुए श्रीनिवास जी एक एक करके हर राज्य में इस प्रकार का एक गवर्नेंस इंडेक्स निर्माणित करने की जिम्मेवारी लिए हुए हैं, लेकिन आपने इनका काम सरल कर दिया। आप हमारे लिए बहुत सारे प्रेरणा का सदा स्रोत भी रहे हैं। ऐसे हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे वरिष्ठ नेता, उनके साथ हमारे बैठे हुए एक अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और उसके बिना भी जो इनका परिचय है उसके मोहताज नहीं है, ज्योति जी सिंधिया, हमारे दूसरे साथी कुलसाटे जी, बाला सुब्रमण्यम जी। जब से ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में आए हैं तो ज्यादा इनका नाम बालू हो गया, क्योंकि उससे लगता है कि जरा हाई टेक है, सो इट्स साउंड्स मोर प्रोफेशनल। इसी प्रकार मिस्टर एरिक सोलहेम, हमारे साथी श्रीनिवास जी, मिस्टर शोम्बी शाह, अरविंद पंडोरिया जी, चतुर्वेदी जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश काडर के और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं मध्य प्रदेश का प्रशासन। और जब हम बात करते हैं सुशासन की, तो हालांकि हम इसको वाजपेयी जी के नाम से सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन सुशासन की परिभाषा क्या है, और कई बार उसको लेकर के लगता है कि बड़ा प्रभावी प्रशासन हो तो वो सुशासन हो जाता है। लेकिन कभी कभी मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि शासन का शून्य हो जाना भी कभी कभी सुशासन है। कि जैसे अलामा इकबाल का एक शेर है, माननीय चौहान जी के अर्पण करता हूं, कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दो। वैसे तो दिल को दिमाग के मातहत ही काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी दिमाग को चाहिए कि उसे छुट्टी भी दे। और शायद इसी बात को लेकर के 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक मंत्र दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और मैं 7-8 वर्षों के इस अनुभव में जो मैंने सीखा है, उसमें एक बात ये भी ध्यान में आई कि जो ऐसा नियम जिसकी बार बार शिकायत आए, जो बार बार ग्रीवेंस के सेल में दर्ज हो, उसका अर्थ यह है कि शायद उस नियम में कोई कमी है, उस शिकायतकर्ता में कमी नहीं। और इसी सीख के ऊपर अमल करते हुए पिछले 8 वर्षों में हमने लगभग 150, क्षमा कीजिए, लगभग 1500 नियम पुराने खारिज कर डाले। और आपको स्मरण होगा
सरकार बनने के बाद, क्योंकि शपथ ग्रहण हुआ था 26 मई 2014, उसके तुरंत 3 महीने के भीतर सितंबर अक्टूबर पहुंचते पहुंचते हमने एक अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी कुरीति कि गेस्टेड अफसर से अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने। अब जब जिस परिप्रेक्ष्य से हम आते हैं या मेरे जैसे लोग जो जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां जब हम 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते थे, हमें कहा जाता था गेस्टेड अफसर से हस्ताक्षर कराओ, तो हमें ये नहीं समझ आता था कि वो उपलब्ध कहाँ होगा, वो कैसा प्राणी होगा, उसके 2 नाक होंगे, 4, कहीं कोई गेस्टेड ऑफिसर देखा ही नहीं था। किलोमीटर दूर तक, कई मीलों तक, कोसों तक कोई तहसीलदार नहीं होता। और 11वीं कक्षा में स्वयं सर्टिफिकेट जब अटेस्ट कराने के लिए मुझे कहा गया तो मैंने 5 रुपए खर्चने पड़े, क्योंकि एक सज्जन आए, उनका 5 रुपए दीजिए, मैं ही आपका काम कर दूंगा। वो 5 रुपए भी हमारे जेब में नहीं थे, किसी और ने दिए। तो जब हमने ये बात रखी तो प्रधानमंत्री जी ने सुशासन को लेकर के हर जो हमने क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं उसमें उन्होंने हमें सदा हमारा हौसला बढ़ाया, और ये हमने नियम समाप्त किया और देश को ये संदेश दिया कि अब एक ऐसी सरकार आ गई है जिसमें इतना हौसला है, इतनी क्षमता है कि अपने देश के नौजवान पर विश्वास कर सके, और यदि ना कर सके तो इन अ कंट्री विद मोर देन 70% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 40, हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड। इसी प्रकार 1 साल के भीतर हमने एक और नियम समाप्त किया, इंटरव्यू। 2016 1 जनवरी से अक्सर शिकायत आती थी, बहुत सारे उम्मीदवार रिटर्न में 100 अंक लेते, इंटरव्यू में फेल कर दिए जाते थे। जो कलेक्टर के घर में नौकरी करता उसको नौकरी मिल जाती थी। मैंने जब ये साथ किया तो मैंने कहा एक मुझे क्षमा याचना करनी होगी अपने अधिकारियों से, अब उन्हें डोमेस्टिक हेल्प ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले इसी लालच से लोग आया करते। तो कहने का तात्पर्य है कि वो ऐसे नियम जो, क्योंकि आखिरकार यदि लक्ष्य ये है टू ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग, ultimate objective and litmus test of good governance is that it brings ease of living in the life of a common citizen. कहने का तात्पर्य ये कि इसी मंत्र पर चलते हुए अनेकों ऐसे नियम बनाए गए। हमारे यहाँ ग्रीवेंस सेल है जो हमने अब मध्य प्रदेश सरकार के साथ श्रीनिवास जी चतुर्वेदी जी के साथ काम कर रहे हैं, उसको सेंट्रलाइज कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2014 में केंद्र में सरकार आई तो मात्र 2 लाख शिकायतें पूरे साल में दर्ज हुआ करती थी। आज उन शिकायतों की संख्या बढ़कर के 25 लाख हो गई। और जब मैंने ये बात कही तो किसी मीडिया वाले ने व्यंग किया, बोले क्या इसका मतलब है कि आपकी पार्टी के खिलाफ ज्यादा शिकायतें आती हैं जब आपकी पार्टी सरकार में होती है, ये मोदी सरकार है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि वी आर प्रॉम्प्ट, वी फॉलो अ टाइम लाइन। 95-98% प्रति सप्ताह हमारा डिस्पोजल रेट है। मैं स्वयं शुक्रवार शाम को रैंडम फोन करके पूछा करता था शिकायत करता कि भाई आपको आपकी शिकायत का उत्तर मिला कि नहीं मिला। सो वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, एंड दैट इज हाउ वी हैव बीन सक्सीडेड इन अर्निंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड दे रीच आउट टू अस। इसी प्रकार एक और हमने जो नया एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया है वो है कि आईएएस अधिकारियों को, और हमें उस शुरू में उसमें थोड़ी सी असमंजस था कि हम इसके आगे बढ़ें कि ना बढ़ें। 3 महीने अब वो केंद्र में रहते हैं, उसके बाद वो स्टेट काडर में जाते हैं। तो उससे लाभ ये रहता है कि जो यहाँ की प्राथमिकताएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो वहां लेकर के जाते हैं। और राज्यों को जिस तरह से केंद्र के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री जी सदा जिस पर बल देते हैं, उसमें भी हमें एक सहयोग मिलता है। यही अधिकारीगण, और कोविड काल में इन्होंने जिस प्रकार अपनी परफॉर्मेंस दी उससे ये सिद्ध हो गया। और अभी हाल ही में हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स तक पहुंचने का कार्य शुरू किया है। कुछ एक प्रदेशों में हो गया है, मध्य प्रदेश में ये कार्य जारी था। उसी बीच ये एक जो आज दस्तावेज निकला है, इसका बहुत लाभ रहेगा, और शीघ्र ही एक हम मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के उनकी सुविधा अनुसार एक वहां पर भी कार्यशाला आयोजित करने का ऐसे विचार कर रहे हैं, किसी योजना है। परंतु उसमें मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्री हों तो
हमने क्या बिगुल बजाना है इनके आगे, जिन्होंने बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को एक रोल मॉडल राज्य बना दिया। और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो जैसे अभी बता रहे थे कि जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी तब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उदाहरण दिया जाता था कि जहां अभी केंद्रीय दर डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, सिंगल डिजिट में नहीं, वहां ये 7.7% तक पहुंच गए थे। तो हर तरह से इन्होंने एक रोल मॉडल, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे इनका अंकुर अभियान है, जिसकी हम उदाहरण जगह जगह जाकर के देते हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि बहुत समय मुझे नहीं लेना, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात सुननी है, हमने जो योजनाएं बनाई हैं, एक आध बात आपके समक्ष रखें कि आज जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम आज़ादी के 75वें वर्ष से गुजर रहे हैं। आज से 25 वर्ष के बाद भारत का चित्र क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, उसकी तस्वीर क्या होगी, ये निर्धारित करेंगे आने वाले 25 साल। और इसलिए इन 25 सालों की क्या हमारी रूपरेखा, कार्य योजना रहेगी और क्या कल्पना चित्र होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात कहना बहुत आसान है और आजकल एक फैशन है, सभी ये बात कहते हैं, लेकिन इसकी कल्पना करनी बहुत मुश्किल है। और वो इसलिए कि वी लुक एट 2047 थ्रू द प्रिज्म ऑफ 2022। हम जब 2047 की कल्पना करते हैं तो आज के मापदंडों के अनुकूल करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि तब मापदंड ही बदल गए होंगे। आप एक क्षण पीछे चले जाइए, आज से 25 वर्ष पहले 1997 में क्या था, फिर आपको मेरी बात का अनुमान होगा। 1997 में नया क्या था? कोरियर सर्विस, जिसने क्रांति लाई। डाक का रिवाज खत्म हो गया। हम एकेडमीज में भी स्लाइड कोरियर के जरिए भेजते थे। एक नया व्यापार का साधन शुरू हुआ। आज कहां गया? सारी दुकानें बंद हो गई। दूसरा क्या था? एसटीडी बूथ। यही सिफारिशें आती थी मुख्यमंत्री कार्यालय में, साहब एक एसटीडी का बूथ दिलवा दीजिए, बच्चे पल जाएंगे। लेकिन बच्चों के पलने से पहले ही एसटीडी बूथ बंद हो गए। फिर आया वो कैसेट का, कि फिल्मों के कैसेट वो गुलशन के लेकर के घर जाके बजाते। आज कहां है? आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि आज से 25 वर्ष पहले ये था और आज इसकी कहीं भूमिका नहीं रही, इसका कोई स्थान नहीं रहा। इसी प्रकार हमें सबसे पहले, और मैंने बालू जी यहां बैठ करके याद आया कि इनके काम हमने एक्सपोर्ट सोचा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी वो बात में रखेंगे जब वो मापदंड तैयार। वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट इंडिसेस फॉर 2047। 2047 के क्या मापदंड रहेंगे, इसके लिए पहले हमें उसकी कल्पना के आधार पर बनाना है और फिर हमें उन अधिकारियों के बीच में रहना है जिनके पास अगले 25 वर्ष एक्टिव सर्विस के हैं, ताकि जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो दे विल बी द आर्किटेक्ट्स ऑफ सेंचुरी इंडिया। इस समय वर्तमान में ये जो हमारा विभाग है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, शासन सुधार विभाग, वो इस कार्य को प्राथमिकता से लेकर के आगे बढ़ रहा है और इसी में हम प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। और मुझे विश्वास है कि ये जो रिपोर्ट अभी चतुर्वेदी जी ने आपके समक्ष सुनाई भी, उसका कुछ व्याख्या भी की, इसको लेकर के हम भी अध्ययन करेंगे और इसकी रेप्लिकेशन हम दूसरे प्रदेशों में भी करेंगे। हमने कपलिंग ऑफ स्टेट्स शुरू किया है, 2 राज्य 3 राज्य जिनकी सामान्यताएं हैं, तो एक राज्य की कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो दूसरे राज्य में हो सकती है। जैसे यहाँ कहीं पानी सफाई की है, पानी के तट की सफाई की है, तो जम्मू कश्मीर की डल लेक, मणिपुर की एक झील और तमिलनाडु का समुद्र, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां रेप्लिकेट होती हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस बुक का भी ये काम करेगा। आज का ये जो विमोचन हुआ है, आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित करके कुछ एक नई बातें सीखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम सदा आपके प्रेरणा के लिए वी लुक अप टू यू और आज फिर से वी विल बी गोइंग बैक wiser than before। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your enriching words of wisdom. As we move on to our next esteemed guest of the evening, we are humbled to introduce Dr. R. Balasubramaniam to our audience tonight.
widely acclaimed development expert, a revered public policy analyst, a leadership trainer and author, he has spent decades living and working amongst the forest-dwelling tribal communities in the southern Indian district of Mysuru. He founded the Swami Vivekananda Youth Movement, a renowned development organization apart from the grassroots research and advocacy movement, a widely acknowledged public policy think tank. Currently, he is an honored member of the Capacity Building Commissioner of Government of India. Please welcome Dr. R. Balasubramaniam with a huge round of applause. Now we request Dr. R. Balasubramaniam to address the August gathering. Namaste and good evening, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chouhan ji, Union Minister Shri Jyotiraditya Scindia ji, Dr. Jyotiraditya Singh ji and Dr. Kulasthe ji, friends from the United Nations, Eric and Shark, the DRPG Secretary, Mr. Srinivas, and good friend and I would say, I wouldn't be wrong if I say architect of the report, Shri Sachin Chaturvedi ji. At the outset, I would like to first congratulate the Honorable Chief Minister and the Madhya Pradesh government for putting together something extraordinary. As a young student of development, Madhya Pradesh was indicated to us as an example of what governance should not be. And within a very short time today, Madhya Pradesh is a state where we can proudly say this is what governance needs to be. We're all, the Honorable Prime Minister keeps talking about getting a Team India together to build this new India. And when you deconstruct this new India, the first thing that the Prime Minister talks about, among several other things, is a $5 trillion economy. And for many people around the world, when they would ask me, what is so special about building a $5 trillion economy? I think what is special about India's $5 trillion economy is India's economy, if it can be described, can be said to be a soulful economy. An economy which is compassionate, which is all-inclusive, and where Antyodaya is not a slogan, but a way of thinking in everything that we do in government. And I think, having been on the other side of the fence, on the civil society side, having lived with the poorest of the poor, the tribals, and looking at the kind of experiments that Madhya Pradesh is doing for tribal development, I think there are several lessons to learn how the last man on the street can actually be counted. So amongst the several things that this economy that we talk about is also something which the PM keeps talking about, is citizen-centric delivery of goods and services. Every time we go to him with a presentation of what we are doing, the first question he asks is, what is the impact on the man on the street? He says, all the other things are irrelevant to me. Can you tell me how does it change the life of the man on the street? Honorable Minister referred to ease of living. And it's something which at everything that we do, we talk about. And I was looking at the proposed training policy of the Madhya Pradesh government, which is getting crafted, and I'm sure it will come to cabinet soon. And having gone through it, I can say that, like Honorable Minister said, possibly Madhya Pradesh is also going faster than the Capacity Building Commission, because putting together a training policy for India is our responsibility. And as we are crafting it, we realize that Madhya Pradesh is also shown one-upmanship, and it's nearly ready to go to cabinet. And everything that we at the Commission are mandated by the Honorable Prime Minister about looking at roles and not rules of officials, looking at ensuring that lifelong learning happens, looking at capacity building being integral to every ministry, every department. And all these things are already embedded. And more importantly, I think what is futuristic about the MP's policy is it is no longer going to be business as usual as far as postings, promotions, and growth of officials are going to be concerned. It is going to be linked completely to the kind of skill sets they acquire, to the mindset that they show to development, and to ensuring that they are partners in progress and not just providers of welfare. I think that's a big, big difference in the way our nation is progressing. The PM keeps talking of Jan Bhagidari, and truly India as a country,
We have evolved a lot from the 47 when everything had to be provided, to the 90s when things were getting provisioned, and today when the nation is building such wonderful partnerships with all citizens. And I'm sure Madhya Pradesh will also be a model for all of us as they craft this policy which embeds these concepts and includes the evolution of emerging technologies. So once again, I congratulate the Madhya Pradesh government and the Honorable Chief Minister, and I'm sure in the coming days, you will also make sure that capacity building is as integral to good governance and is as integral to human development. क्षमता विकास के बिना शायद प्रगति का भी अपूर्ण होगा. And I'm sure that the completeness of development can only happen when, like our MOS keeps telling us, when you make us irrelevant. So his mandate to the Capacity Building Commission is by 2047, we should have no government. And it should only be not citizen-centric government, but it should only be a citizen-only in the government. And hopefully we'll reach that point of time. Thank you all. Thank you once again. Thank you so much, sir, for your most enlightening words. Moving on with the evening, it is a privilege to introduce our next guest. As Norwegian Minister for Environment and International Development, our next guest demonstrated a formidable commitment to sustainability and climate change. He has enjoyed one of the most covetous, illustrious career in the development sector, serving as the Executive Director of the United Nations Environment Programme and as the Chair of the Organization for Economic Cooperation and Development. An ardent supporter of protecting the Arctic region, he was lauded by none other than Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for being an influential voice of green growth and climate change. Dear audience members, please welcome Mr. Erik Solheim with a huge round of applause. We request Mr. Erik Solheim to address the eager gathering, please. Namaste, namaskar. Good evening, Madhya Pradesh. And please, Chief Minister, take a lot of pride in this report. At a time when there is so much negative news in the media, it's so good to read this report from the central state of India, when Madhya Pradesh is moving, of course, entire India is moving, and that's what this report is showing. Agriculture, industry, digital India, financial inclusion, there are so much positive in this report. And I was also really encouraged when I heard that you are working closely with probably the two most successful nations on planet Earth. Where was Singapore? Where was South Korea in the 1950s? Nowhere. With hard and smart work, these two countries moved from among the poorest nations on the planet into becoming among the richest and most successful. So please, Ambassador of Singapore, take pride in what you have achieved in Singapore. And please share your experience with India. And of course, India can also teach you quite a lot of lessons which will be interesting for Singapore. But we are at a crossroads of development. The old development model is defunct, and we all know it. The old model was first you prioritize economy, you move fast on the economy, you pollute like hell, and when you become rich, you start sorting out the problems you have committed. That was the old model. The good news is, of course, that the 21st century is about the new model, which is so much promoted by no other than Prime Minister Modi. And that is the win-win model, not a win-lose, not a choice between economy and ecology. Of course, India needs to develop. Of course, India needs a vibrant economy. But now it can happen without destruction of nature. You can have the win-win solution, creating jobs, expanding the economy, providing for people's health, and protecting Mother Earth with the same policies. And let me mention 4 areas where I believe that Madhya Pradesh is on the right track. But of course, you can do more and better in the future. That's what policy is all about. And that's why you have such a dynamic chief minister which can achieve this. First, green Madhya Pradesh. Sir, you are leading from the front in a true Gandhian way. You get up every morning and plant a sapling of a tree. We have too many politicians who try to lead from the rear seat
You cannot do that. You need to lead from the front, and this is what Gandhiji said. You must be the change you want to see in this world, and you are that change. So please continue. But Madhya Pradesh is also called an enormous forest state, the biggest forest state in India. It's the biggest tiger state in India. And tourists want to come to India to see tigers and the beauty of this land. So taking good care of Mother Earth also creates an enormous opportunities for jobs. And by the way, tourism is the #1 job creator on planet Earth because it creates enormous amount of jobs. So the green Madhya Pradesh, enormous opportunity. Second, solar Madhya Pradesh. I think you have the hugest floating solar anywhere in India. You are a central powerhouse for India with a now big solar project, and being centrally located, you are close to Maharashtra, close to the south, close to the north of UP or Delhi. You have an enormous opportunity to provide solar to all these different states of India. And of course, because Andhra Pradesh has such a huge land mass, you will have plenty of space to set up the solar parks. So being the powerhouse, the solar powerhouse of India, and of course Prime Minister Modi is now leading India into this new green economy, providing for the solar mission and the green hydrogen mission of India. But it cannot happen in Delhi. It can happen on the ground, and that's what Madhya Pradesh is providing, helping Prime Minister Modi to reach his aims. Third, we need a clean India. Again, a big ambition from Prime Minister Modi. I had the great honor to work with him to set up the aims of sorting out single-use plastic. But you have also here really been in the lead. Indore has been repeatedly declared the cleanest city in India. And of course, thus inspiring the rest of India to Swachh Bharat, a cleaner India. Gandhiji said, cleanliness is godliness, and we need to go clean, and Indore shows the way in that direction. And fourthly, eco-friendly agriculture. The state of Andhra Pradesh, I'm going there tomorrow, has now turned 1 million farmers, that's 6 million farmers with the families, into green agriculture. And you are also a lead state of eco-friendly agriculture. And that's, of course, a huge contribution to India. So when we add up all this, a green Madhya Pradesh, a solar Madhya Pradesh, a clean Madhya Pradesh, and an eco-agriculture Madhya Pradesh, it's an enormous opportunity for this great state. Thank you so much. Thank you so much, sir, for that wonderful speech. Now we would like to introduce to you our next esteemed guest for tonight. Currently serving as Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India. He's a 1989 Rajasthan cadre IAS officer. He's known for his tireless contributions towards strengthening good governance initiatives that have reached the farthest corners of this country. His efforts at bringing digital transformation in India have been appreciated not just nationally, but worldwide. Dear members of the audience, please welcome Shri V. Srinivas with a huge round of applause. We request Shri V. Srinivas to address the gathering. Honorable Chief Minister of Government of Madhya Pradesh, Honorable Minister of Civil Aviation, Honorable Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jyotiraditya Singh ji, Honorable Minister of State, Shri Phaggan Singh Kulasthe ji, Honorable Members of Parliament, Honorable Ministers of the Government of Madhya Pradesh, Dr. Balu ji, Professor Sachin Chaturvedi ji, Mr. Eric Solheim, Mr. Shombi Sharp, Secretaries and Additional Secretaries of Government of India, former Secretaries and distinguished colleagues from the Government of Madhya Pradesh, Ambassador of Singapore to India. I am deeply privileged to present my thoughts in this distinguished forum chaired by the longest serving Chief Minister of the Government of Madhya Pradesh and the longest serving Minister of State of Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jyotiraditya Singh ji. I would like to compliment Professor Sachin Chaturvedi ji and his dedicated team of officials who have strived tirelessly to publish the Madhya Pradesh Sushasana Development Report 2021.
It's indeed a seminal publication. The goal of Atmanirbhar Madhya Pradesh can only be achieved if a good governance system is in place. The Madhya Pradesh Sushasan and Development Report gives a robust picture of good governance initiatives, practices, parameters across several sectors of Madhya Pradesh. In fact, the report presents comprehensive anecdotal evidence to spur the capacities of policymakers, program implementers, stakeholders, and researchers to ensure that good governance practices are in place right up to the village level. Prashasan Gaon Ki Aur in its truest spirit. Good governance is a rich tradition associated with the state of Madhya Pradesh. The objective of bringing citizens and government closer has been achieved through successful operationalization of digital platforms, schemes, and forward-looking legislation. Some of these find mention in the report: the Madhya Pradesh Online Limited, the Madhya Pradesh Public Service Guarantee Act, the Chief Minister Helpline, Jan Hetu, Jan Setu, the Chief Minister Dashboard for Real-Time Performance Monitoring, the Chief Minister Pragati Dashboard, the Madhya Pradesh Jan Sunwai Yojana, and several more. At national level, several good governance initiatives of the government of Madhya Pradesh have been recognized. The Swachhta Jan Bhagidari program of Indore, the Anuppur Smart School program using hybrid online smart class model has been presented in several national and regional conferences in Government of India. The Good Governance Index, the National E-Services Delivery Assessment published by the DRPG find prominent mention in the report. The Good Governance Index 2021 lists Madhya Pradesh as the best ranking state in agriculture and allied sector, and the second best performing state in economic governance, social welfare and development, public infrastructure and utilities. In agriculture sector, the Good Governance Index gives Madhya Pradesh a composite annual growth of 7.3%, commerce and industry a composite growth of 7.9%, education sector has witnessed high retention rates, skill training programs imparted to 99% of registered trainees, 52% placement ratios. Public health has increased availability of doctors, immunization is almost 100%. In public infrastructure under the PMJSY program, Madhya Pradesh has witnessed connectivity of over 80%. Improvement is seen in the empowerment of women and public safety with increases in the proportion of women police personnel. In citizen-centric governance, Madhya Pradesh has performed very strongly. The Public Services Guarantee Act, the establishment of Lok Seva Department, FIR Aapke Dwar Yojana, the Chief Minister Helpline on WhatsApp are standout performers, fulfilling all criteria of good governance. There also exists high level of citizen engagement with large rural societies benefiting from the adoption of technology. The report has made several far-reaching recommendations: e-governance to we-governance, to encourage citizens to do it yourself by performing the role of a partner rather than a customer, promoting service delivery mechanisms focused on paperless, cashless, minimum physical contact programs. Sir, it is clear that under your leadership, Madhya Pradesh is a standout performer and a torchbearer for good governance. I wish the state government all success in their challenging policy endeavors. Thank you. Thank you, sir, for your kind words of wisdom. Moving on to the next guest of the evening, it gives us great pleasure to introduce Mr. Shombi Sharp, currently serving as the UN Resident Coordinator in India. Mr. Sharp has devoted more than 25 years of his career to promoting inclusive and sustainable development internationally. He is a published author of works in health economics and was US Aid Policy Champion as well as a nominee for the UNDP Administrators Award. Please welcome Mr. Shombi Sharp with a huge round of applause. Over to you, sir. Namaskar. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Union Ministers and Senior Representatives of Union Government, dear Honorable Members of Parliament and of the State Government of Madhya Pradesh, my dear former colleague, Mr. Solheim, former head of UN Environment Program and environmental champion and champion of India's leadership in environmental issues.
And of course, my dear friend Sachin Chaturvedi, architect of this fantastic report, distinguished colleagues, and all of the this full house, this amazing turnout tonight for this important event, especially including diplomatic community and especially the young ambassadors that have been mentioned. It's a great honor to be here on behalf of the United Nations in India, the UN team in India. I had the actual honor to visit Bhopal and undertake a visit to Madhya Pradesh as my very first official trip outside of Delhi, being a brand new arrival here in India just a bit over four and a half months ago. And I wanted to say that it was so poetic for that to be my first trip, having grown up myself in the U.S. in the state of Kansas, which is known as the heart of America, to visit the hearts of India. And from one, wheat and soya producing leader state, having grown up spending much time on the farms, to visiting another, and I had the great honor to chat a bit with the Honorable Chief Minister about good practice, good farming practices as well, and learning quite a lot. So I just wanted to say that in my short time here in India, I have been incredibly inspired by the diversity and by the models of governance and the scaled efforts of leaving no one behind, demonstrated, of course, by the union government, but also by the state governments. And I think, as was mentioned, that when we speak about the Sustainable Development Goals, the global goals, we cannot underestimate the importance of India. And in fact, it's been said that perhaps something like 40%, maybe even 50% of the global goals rely on India's leadership and India's success. And that is state by state. And when we think about the scale, it's really incredible. I mean, Madhya Pradesh would be, if it were a country, would be the 20th largest country in the world by population, larger than France and UK and such. And so when we talk about the role of the state level in terms of achieving the Sustainable Development Goals, actually we mean also for India as a whole, and we mean as well for the world as a whole. There's so many great examples being highlighted in this report, and that Madhya Pradesh has made now a real brand and a real identity in terms of governance. For example, the online e-governance portal, the Public Service Guarantee Act, with real-time performance monitoring via the Chief Minister's dashboard that I learned about. Truly 21st century solutions that accelerate transparency, efficiency, and inclusion, service delivery for citizens, citizen-centric service delivery. I was very pleased to see in my visit that we have robust partnership between the United Nations system on the ground. We have 5 agencies present in Madhya Pradesh: UNICEF, UNDP, WHO, UNFPA, UN Women, and another 7 agencies working in different capacities with the government of Madhya Pradesh. Everywhere I went, I saw fantastic examples of the state-level leadership and district-level leadership, and very pleased that our team is able to partner with the state government and district level. I had the opportunity to visit, for example, a routine immunization center that we work with, seeing firsthand how the government of Madhya Pradesh ensured life-saving vaccinations continued even throughout the COVID-19 pandemic, ensuring that everyone is reached at the community level. Not surprising to hear that Madhya Pradesh is one of the top performing Indian states in delivering COVID-19 vaccinations, in a country which itself is a global leader. The world's largest vaccine drive, over 1.8 billion doses and counting, truly tremendous. I also had the opportunity to have constructive conversations, of course, with the Chief Minister, with Professor Chaturvedi as Vice Chair of the State Planning and Policy Commission, looking at how we can continue to support the state's ambitious goals and visions within the context of our new 5-year cooperation framework that we are currently underway developing together with the colleagues from Niti Aayog. In our common agenda, the UN Secretary General cites 2 key ways by which improved governance can enable development progress for the SDGs with great relevance to India. And
These are not the only two, but two I see very much resonating through this report. The first is putting the focus on the future. The second is putting focus on women and girls at the center, gender equality. And here we see impacts, very clear impacts in the progress of Madhya Pradesh. First, MP is doing better than the country as a whole as it moves forward as well on progress towards achieving SDG 5 on gender equality. We see this in evidence through the latest NFHS 5 data. The child sex ratio in Madhya Pradesh has improved considerably, meaning there are fewer missing women, and the welfare of the girl child is more valued than it was in the past, and this is moving absolutely in the right direction. We also see a reduction in the number of child marriages, the rate of child marriages declining by 13% nationally, but in Madhya Pradesh even twice that amount. So very, very encouraging signs. Also in the areas of improvements in nutritional outcomes. And we see this strong convergence and linkage between advances in governance systems, in food security and in feeding programs, and outcomes in nutrition. So just to conclude, I wanted to say that what is so encouraging that we see that with investment in governance systems, that outcomes, improving outcomes, social outcomes can and are being achieved. And I'm confident that this focus on the strong, transparent, accountable institutions enabled by cutting-edge governance technology, such as that which Madhya Pradesh is pioneering and putting into practice, can be adopted by other states and can be translated, used to translate this amazing demographic potential, this demographic dividend that India has over the coming 25 years as we move from Azadi Ka Amrit Mahotsav to the 2047, as was mentioned, that can be achieved, and that India can and will become the vibrant upper middle income country that it aspires to, providing prosperity for all in India. So with that, let me just say, Mujhe aap sab se milkar bahut acha laga. Dhanyavad. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह जी एवं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। Now the most prestigious moment of the evening has arrived. We take great pleasure and immense honor to introduce the Jan Nayak, the longest-serving Chief Minister of the state of Madhya Pradesh, the recipient of the prestigious Suryodaya Manavta Seva Samman Award. The list of his accolades could go on, but we stop here to invite our Honorable Chief Minister, Shri Shivraj Singh Chouhan ji, to enlighten the crowd with his pearls of wisdom. अब हम अत्यंत सम्मान एवं उत्साह से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं। आज मध्य प्रदेश के लिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
अब ये तो मैंने अपनों के नाम लिए, इसका मतलब ये नहीं कि जितेंद्र सिंह जी पराए हैं, लेकिन वास्तव में आज के हमारे चीफ गेस्ट अतिथि जो प्रधानमंत्री के मंशा के अनुसार सुशासन के क्षेत्र में अनेकों काम कर रहे हैं, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे अपने आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आज जिनको हम सब बड़े आदर के साथ सुन रहे थे, आदरणीय बाला सुब्रमण्यम जी जो अब बाला हो गए, एरिक सोलन जी, श्री वी श्रीनिवास जी, सोमबी शार्प जी, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, यहां उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री साथीगण, कमल जी, तुलसी जी, आदरणीय सांसदगण, मैं उनका यहां हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश कैडर के भी सभी वरिष्ठ अधिकारी आज यहां आए, उन्हें देख के अच्छा लग रहा है। सीएम फेलोज भी हैं, और उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, सबसे पहले मैं सुशासन एवं विकास रिपोर्ट लॉन्चिंग के अवसर पर उपस्थित आप सब मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की परंपरा, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और हम तो सारी दुनिया को मेहमान मानते हैं। भारत की आज की नहीं, हजारों साल पुरानी परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम। जब हम कल्याण की बात करते हैं तो केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन अभी संचालक बेटी बता रही थी कि इतने समय से मुख्यमंत्री, कोई कितने समय से मुख्यमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री कैसे रहा, काम क्या किया, इंपॉर्टेंट वो है। और मुझे आज कहते हुए संतोष है कि पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं, हमने काम किया है, प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। और सचमुच में मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए कह रहा हूं, उनके अंदर से एक शक्ति है जो भारत के लिए उनसे काम करवा रही है। भारत के लिए वरदान है वो, उनके गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य की आप बात करते हो तो हम कहे जाते थे बीमारू राज्य। अब मैं मध्य प्रदेश के साथ बाकी राज्यों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम बीमारू राज्य थे। अगर ये 15 साल का सफर देखेंगे तो बीमारू राज्य से निकल के मध्य प्रदेश विकासशील राज्य तो बना, विकसित राज्यों की पांत में खड़ा होने की स्थिति में पहुंच गया। अब सुशासन की बात करें तो सुशासन में सब आएगा। कनेक्टिविटी भी सुशासन में आती है, अगर सड़कें नहीं तो काहे का सुशासन। बिजली जैसी व्यवस्थाएं भी सुशासन में ही आती है, अंधेरे में कैसा सुशासन। पानी का इंतजाम भी सुशासन है। अपने नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का समाधान करके उनकी जिंदगी को आसान बनाना ही सुशासन है। तुलसी बाबा ने कभी कल्पना की थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा।
अब कोविड में तो दैहिक ताप भी हरने की कोशिश की प्रधानमंत्री जी ने, और हम भी पीछे लगे रहे। और दैविक आपदा भी आ जाए तो उसमें भी सरकार ढंग से खड़ी हो जाए और उस आपदा से निकाल के बाहर ले जाए। इसलिए चाहे सड़कों का सवाल हो, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस रिपोर्ट में है 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है मध्य प्रदेश में, और प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी सबसे गुणवत्तापूर्ण काम अगर किया है तो मध्य प्रदेश ने किया है। और उसमें रोड कम पड़ गए तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बना दी। सड़कों का जाल, बिजली की उपलब्धता केवल 5000 मेगावाट के आसपास हुआ करती थी, आज 21,050 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास उपलब्ध है। जितेंद्र सिंह जी, दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। रीवा का हमारा सोलर प्लांट बिजली सप्लाई कर रहा है। और आप सोलर की बात कर रहे थे, सैदारी जी बोल रहे थे सोलर स्टेट। मुझे कहते हुए खुशी है कि सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में हम लगा रहे। 5000 मेगावाट से ज्यादा हमारी क्षमता होगी, और इसको और बढ़ा के हम प्रधानमंत्री का जीरो नेट का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात होती है। विंड हो, सोलर हो, बायोमास हो, सब तरफ हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जब कृषि की बात होती है, पहले भी जो सरकार रही 2014 के, वो भी मजबूरन हमें कृषि कर्मण अवार्ड देती थी नरेंद्र सिंह। और आज भी मध्य प्रदेश का सफर जारी है। गेहूं के प्रोक्योरमेंट में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया, और मध्य प्रदेश का गेहूं भी गोल्डन ग्रेन। आजकल हम ये नहीं कह रहे कि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें गेहूं एक्सपोर्ट करके मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में स्थान बना ले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी आशीर्वाद से लेके जितने आटे ना, सोने जैसे दाने, वो सब दाने मध्य प्रदेश के ही हैं। एमपी वीट, कई बार दूसरे राज्यों से भी एमपी वीट के नाम से ही बेचते हैं। और एक और राज की बात आपको बताऊं कि जितना बासमती राइस कनाडा और अमेरिका जाता है, कई बार सील दूसरे राज्य लगाते हैं, लेकिन सप्लाई मध्य प्रदेश से होता है। हम जीआई टैग के लिए लड़ रहे हैं। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। दलहन और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज हिंदुस्तान। सोयाबीन तो 60% हम पैदा करते हैं हिंदुस्तान का, अपने देश के लिए करते हैं। लेकिन अगर ये बम्पर उत्पादन हुआ है तो उसके पीछे 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, आज बढ़ा के हमने पहुंचा दी है 43 लाख हेक्टेयर। कोई कल्पना कर सकता है, कई गुना ज्यादा बढ़ाई। और प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो कैन बेतवा प्रोजेक्ट भी मंजूर हो गया है 44,600 करोड़ का। 20 लाख एकड़ में फिर सिंचाई होगी। नदी जोड़ो, नर्मदा छिपरा जोड़ो, नर्मदा काली सिंध जोड़ो, नर्मदा गंभीर जोड़ो, नर्मदा पार्वती जोड़ो। हमने रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया है, और अभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं अपने सांसद मित्रों को भी बताना चाहता हूं, अभी अभी हमने 26,000 करोड़ की नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की है। 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। अच्छा, उसी के कुछ परिणाम आज रिपोर्ट में देखने में आए।
मध्य प्रदेश आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मैं 21-22 की ही कह रहा हूं। करंट प्राइजेज पर मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.7%, देश में सबसे अधिक। देश की अर्थव्यवस्था में पहले राज्य का योगदान था 3.6%। आज मध्य प्रदेश का योगदान बढ़ के हो गया 4.6%। जो जीएसडीपी थी हमारी, विगत 3 वर्षों में अगर आप देखें तो 8,26,000 करोड़ से बढ़ के 11,51,000 करोड़ हो गई है। 39% इसमें ग्रोथ हुई है। अगर 10 साल में देखें तो मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 200% वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य की पर कैपिटा इनकम करंट प्राइजेज पर, जो कभी 2003 तक 13,000 रुपया हुआ करती थी, आज 1,24,000 रुपया हो गई है। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार हम बढ़ा रहे हैं। कोविड में भी हम रुके नहीं। कोविड के प्रबंधन की अभी बात हो रही थी, मुझे कहते हुए गर्व है कि कोविड के प्रबंधन का एक हमने नया मॉडल बनाया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बना के पंचायत में, वार्ड में, शहर के, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में और राज्य में अकेले हम नहीं लड़े, पूरी मध्य प्रदेश की जनता कोविड के खिलाफ लड़ी और सफलतापूर्वक इस संकट से मध्य प्रदेश को हम निकाल के ले गए। उसमें भी मैं बात कर रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। पैसा कैसे ठीक से खर्च हो जाए, एजेंसीज हमको अच्छी चाहिए। अभी भी हमने 48,000 करोड़ रुपया इंफ्रा के लिए रखा है इस साल। प्रधानमंत्री जी के संकल्प है कई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 करोड़ का इसी साल के लिए बजट में प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन, घर घर में पानी, नल जल योजनाओं के माध्यम से उसमें भी हम लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं। एक नहीं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। और अभी निर्यात की बात मैं अगर करूं, एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी हमने बनाई है। लेकिन सचिन जी, ये खुशखबरी है कि इस साल हम 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश कर चुका है। ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है। हमारे फार्मर सेक्टर ने कमाल किया और हमारी कृषि भी अब कमाल करेगी उस दिशा में। लगातार क्या रेलवे के रैक मिलने में कठिनाई हो रही, क्योंकि वो कोयला भी ढोना है, खाद भी लाना है। वो सब माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश भी है, मार्गदर्शन भी है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भारत का एक्सपोर्ट आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। ये गर्व होता है कहते हुए हम लोगों को। लेकिन मध्य प्रदेश उसमें लगातार और एक्सपोर्ट कैसे बढ़े उसका प्रयास कर रहा है। एक नहीं, ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं। उनमें से रिपोर्ट पर शामिल है ये। अब सुशासन की बात होती, मध्य प्रदेश का है। अगर मैं सबसे बड़े मॉडल की बात करूं तो जितने बड़े फैसले हमने किए, अकेले मैंने, मेरे मंत्रियों ने या सरकारी अफसरों ने बैठ के नहीं किए। मध्य प्रदेश में हमने पंचायतें की। पंचायत का मतलब महिला पंचायत, तो हमने बहनों को बुलाया उसमें, और वो भी हमने मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, आईएएस अफसर हो, वहां से लगा के एसएचजी की बहन और घरों में कामकाज करने वाली बहन, सबको मिला के बुलाया और उनके साथ हमने महिला सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई। उन्हीं में से निकली लाडली लक्ष्मी योजना, जिसको बाद में अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से नाम रख के बनाया।
आज मध्य प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं और एक योजना कैसे चमत्कार कर सकती, इसका उदाहरण है लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी की मेरी कल्पना यह थी कि बेटी बोझ समझी जाती है, बेटी वरदान कब बनेगी। तो मन में एक विचार आया कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। अब वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने तय किया कि बेटी के जन्म के तत्काल बाद उसके नाम से उस समय हमने तय किया था 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीदेंगे और जब वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं 12वीं में फिर हर महीना पैसा, और जब 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया उसको मिल जाएंगे। इस धरती पर मैंने कहा बेटी पैदा होगी तो लखपति ही होगी, बेटी बोझ नहीं वरदान बन जाएगी। और इंपैक्ट असेसमेंट की अगर आप बात करें तो 2012 में मध्य प्रदेश में 1,000 बेटों पे बेटियां जन्म लेती थी 912, और अब बेटियां 1,000 बेटों पर पैदा हो रही 956। बहुत जल्दी हम बराबर कर देंगे बेटा और बेटी, सेक्स रेशियो बराबर। जनता के साथ मिलकर फैसले करना। मजदूरों की पंचायत हुई, चौकीदारों को कोटवारों की पंचायत हुई, हाथ ठेला वालों की हुई, रिक्शा वालों की हुई, किसानों की हुई, अलग अलग पंचायतें। कोविड में रुक गई थी, वो सिलसिला फिर शुरू कर रहे हैं। देखिए जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा मतलब क्या है। जनता केवल वोट डालती थी, बाद में तो फिर मंत्री करेंगे, अफसर करेंगे। हमने कहा नहीं, निर्णयों में भागीदारी जनता की होगी, तब सही अर्थों में लोकतंत्र है। निर्णयों में भागीदारी, उसमें जनता से सलाह करके निर्णय होते हैं और उसी के कारण वो सटीक बैठते हैं। और ऐसे अगर आप देखेंगे, अब अभी गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश पहला राज्य ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया। सिटीजन चार्टर तो दुनिया के हर देश में था, इस सेवा का लाभ इतने दिन में दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दें तो कोई प्रावधान ही नहीं था। हमने मध्य प्रदेश में कानून बना के तय कर दिया कि यह सेवा है, इतने दिन में दी जाएगी, चाहे बिल्डिंग परमिशन हो, नल का कनेक्शन हो, छोटी से ले, यह सेवा इतने दिन में दी जाएगी और यह अधिकारी देंगे। और उतने दिन में अगर नहीं दिया तो उस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा और वो हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसके खाते में डाल दिया जाएगा, माफी मांग के। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया मध्य प्रदेश को। और केवल इतना ही नहीं, हमने समाधान ऑनलाइन, महीने में एक बार जितनी शिकायतें आती है, वल्लभ भवन में सेक्रेटरिएट में मेरे अफसर बैठते हैं, जिलों में कलेक्टर, बाकी संबंधित अधिकारी बैठते हैं, शिकायत करता आता है, वो अपनी बात रखता है, और अगर उसका काम जायज है और नहीं हुआ तो तत्काल दंड दिया जाता है। समाधान ऑनलाइन। सीएम हेल्पलाइन का आतंक है, कहते हैं कर दो, नहीं तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दूंगा। लगातार फोन पर समस्याओं का समाधान, वन डे गवर्नेंस, जो काम सवेरे हो सकते हैं, आवेदन दे के उसमें महीनों क्यों लगे। सवेरे आवेदन दो, शाम को काम हो जाए। एक नहीं, अनेकों नए इनिशिएटिव मध्य प्रदेश ने लिए। रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, अब इंदौर की बात अभी आपने सुनी, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और केवल इंदौर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश ही क्लीनेस्ट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं हम लोग। अलग अलग गांव में, शहर में, मध्य प्रदेश में आजकल गौरव दिवस मन रहे हैं। आज मैं माखन नगर, जो हमारे एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। उनके नाम पे उनकी जन्मभूमि थी बाबई, उसका नाम किया माखन नगर। आज वहां का गौरव दिवस था। अभी उज्जैन का गौरव दिवस हमने मनाया, उज्जैन के सांसद भी यहां बैठे हुए, हरदा का मना के आ रहे हैं। उसमें तय होता है पूरा नगर गांव,
और ये तय करते हैं केवल सरकार नहीं, हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग ये तय करते हैं कि उस दिन दुनिया में कोई भी उस गांव का कहीं रह रहा हो उसको आमंत्रित करो, बुलाओ। और लोग क्या क्या चीजें तय कर रहे हैं। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, क्योंकि अब तो यह हालत हो गई कि पेड़ नहीं लगाए तो मेरे हाथ पांव चलते नहीं है कि पेड़ तो लगा ही नहीं। आज पेड़ों से एकात्म हो गया मैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए जरूरी है। अब मैं अकेला नहीं लगाता, एक और संगठन आता है, हम भी लगाएंगे। तो हमने मध्य प्रदेश में आह्वान किया कि जन्मदिन पे लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाओ, या बेटा बेटी के जन्मदिन पे लगाओ जरूर, एक पेड़ जरूर। अब गांव में जगह तय होने लगी कि हमारे यहां पेड़ किस जगह लगाए जाएंगे। जब जन्मदिन होगा वो लगाएगा, वही संरक्षण करेगा। उसमें तय होता है कि हमारे यहां देखिए, मैं केवल प्लस की बात नहीं कर रहा, माल न्यूट्रिशन बड़ी समस्या है। हमने थोड़ी प्रगति की है, लेकिन बहुत काम करने की जरूरत है। आंगनवाड़ी अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, किसान तय कर रहे हैं कि हमारे अनाज आ रहा है, आंगनवाड़ी में भी कुछ देंगे। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा, कम वजन का नहीं रहेगा। एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान तय हो रहा है कि गांव में बेटी की शादी होगी तो पूरे गांव की होगी, मिलकर करेंगे। अगर कोई बच्चा टैलेंट है, किसी में कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन निकलता है, तो उसकी मदद मिलकर पूरा गांव करेगा। स्वच्छता अभियान गांव में चलाएंगे, अपने गांव को साफ रखेंगे, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, और यथासंभव नशा मुक्त करने की कोशिश की। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन गांव मेरा तीर्थ। गांव अगर ये इनिशिएटिव ले ले तो कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार और समाज मिलकर साथ हो जाए। अब ये गुड गवर्नेंस नहीं तो क्या है? अकेले अफसर कर सकते हैं क्या? अकेले मुख्यमंत्री कर सकते हैं क्या? साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर करना पड़ेगा सबको। प्रधानमंत्री जी की भी मंशा ये, जन भागीदारी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उनकी शिक्षा को पूरा करने के काम में हम लगे हुए हैं। इसलिए शहर का स्वरूप बदल रहा है, गांव का स्वरूप बदल रहा है। अभी जितेंद्र सिंह जी, कानूनों की भारत सरकार ने कई जो कानून थे जो कालवाए हो गए थे, रिपील कर दिए। मध्य प्रदेश ने भी ऐसे 925 कानूनों को रिपील किया है। हमने गले का फंदा बना हुआ है। अब बताइए, कोई प्रमाण पत्र चाहिए तो गजेस्टेड अफसर की जरूरत क्या? हमने कहा स्व प्रमाणित करो जी, जनता पे भरोसा करो, तुम लिख के दे दो, तुम्हारे हस्ताक्षर से मान लेंगे। हाँ, कोई ने शिकायत की और गड़बड़ निकली तो फिर कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन जनता पे भरोसा करो। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसी अनेक उपलब्धियां। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, इस रिपोर्ट को आप जरूर पढ़िए। हेल्थ, एजुकेशन, माल न्यूट्रिशन, हमको बहुत काम करने की जरूरत है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मतलब मध्य प्रदेश ने तय किए सीएम राइज स्कूल। हमारे यहां 3-4 तरह के स्कूल हमने शुरू किए। एकलव्य विद्यालय भारत सरकार के सहयोग से, जहां ट्राइबल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक ज्ञानोदय विद्यालय हमारे एससी बच्चों के लिए। मध्य प्रदेश में श्रमोदय विद्यालय भी है। श्रमोदय विद्यालय मतलब किसी भी जाति के मजदूर हों, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाए हैं, जिनकी गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। बिना फीस के उनके रहने और भोजन का भी निःशुल्क इंतजाम करके उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर का बेटा बेटी भी पढ़े, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, उनके बेटा बेटी कहां जाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते। लेकिन उसके साथ साथ सीएम राइज स्कूल की हमने अभी, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। कोविड के भयानक दौर में उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदलो, और उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया हमें। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और 4 चीजें हमने तय की। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ चीजों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी।
दूसरा गुड गवर्नेंस, तीसरा हेल्थ और एजुकेशन और चौथा रोजगार और अर्थव्यवस्था। तो सीएम राइज स्कूल की जो हमारी कल्पना है, 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल, हर गांव में नहीं, 20-25 गांव के बीच में। अच्छी बिल्डिंग, 24 करोड़ की एक बिल्डिंग डिजाइन की हम लोगों ने, उसमें लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बच्चों को अगर शिक्षा देनी तो केवल उस गांव में बैठ के नहीं, भोपाल दिल्ली से भी उसको लेक्चर दिया जा सके। नहीं हुआ तो तत्काल दंड दिया जाता है, समाधान ऑनलाइन। सीएम हेल्पलाइन का आतंक है क्या? हेल्थ, एजुकेशन, माल न्यूट्रिशन, हमको बहुत काम करने की जरूरत है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मतलब मध्य प्रदेश ने तय किए सीएम राइज स्कूल। हमारे यहां 3-4 तरह के स्कूल हमने शुरू किए। एकलव्य विद्यालय भारत सरकार के सहयोग से, जहां ट्राइबल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक ज्ञानोदय विद्यालय हमारे एससी बच्चों के लिए। मध्य प्रदेश में श्रमोदय विद्यालय भी है। श्रमोदय विद्यालय मतलब किसी भी जाति के मजदूर हों, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाए हैं, जिनकी गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। बिना फीस के उनके रहने और भोजन का भी निःशुल्क इंतजाम करके उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर का बेटा बेटी भी पढ़े, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, उनके बेटा बेटी कहां जाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते। लेकिन उसके साथ साथ सीएम राइज स्कूल की हमने अभी, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। कोविड के भयानक दौर में उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदलो, और उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया हमें। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और 4 चीजें हमने तय की। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ चीजों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। दूसरा गुड गवर्नेंस, तीसरा हेल्थ और एजुकेशन और चौथा रोजगार और अर्थव्यवस्था। तो सीएम राइज स्कूल की जो हमारी कल्पना है, 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल, हर गांव में नहीं, 20-25 गांव के बीच में। अच्छी बिल्डिंग, 24 करोड़ की एक बिल्डिंग डिजाइन की हम लोगों ने। उसमें लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बच्चों को अगर शिक्षा देनी तो केवल उस गांव में बैठ के नहीं, भोपाल दिल्ली से भी उसको लेक्चर दिया जा सके। और केवल उस गांव के लिए नहीं होगा। सवेरे बस जाएगी, सड़कें शानदार है, गांव से बच्चों को लेगी, स्कूल लाएगी, शाम को घर पे स्कूल से बच्चों को छोड़ देगी। प्राइवेट स्कूल वाले भी तो इकट्ठा करते हैं बच्चों को। गरीब किसान के बेटा बेटी को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभियान। मैंने खुद स्वीकार किया हमारी कमजोरी, हमें बेहतर काम करना है गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बढ़ी है, लेकिन अभी भी काम करने की जरूरत है। हमने चिकित्सा सेवाओं का काफी विस्तार किया, कोविड के दौरान भी किया। तो उसमें हम काम कर रहे हैं, उसकी योजना हमने बनाई। और माल न्यूट्रिशन के लिए हमने एक और टास्क फोर्स बनाई। समिका रवि जी उसको लीड कर रही हैं। आज आप पधारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब विशेषज्ञों को जोड़ने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सारी अकल हमारे पास नहीं है। जहां बेहतर हो बालाजी, वहां से ले लो। स्वामी सार्प जी आए, एरिक जी आए, श्रीनिवासन जी बैठे हैं। महाराज कृपा करो मध्य प्रदेश में, हम तो ये कहने आए। जहां से अच्छा मिल जाए ले लो।
सब कुछ हमारी पास थोड़ी है, हमें सीखना भी है। और इसलिए आज दिल ने कहा शिवराज चले चलो दिल्ली। केवल मध्य प्रदेश से काम नहीं चलेगा, वहां विशेषज्ञ भी मिलेंगे और लोग मिलेंगे, नई राय सुझाएंगे। और वैसे भी हम लोग मध्य प्रदेश वाले सीधे साधे हैं, काम करते रहते हैं, चुपचाप प्रचार ज्यादा नहीं करते, तो हमका थोड़ी बात भी हो जाएगी। हमने पत्रकार मित्र भी बुला लिया। इसलिए आपको आमंत्रित किया। इस रिपोर्ट को ढंग से पढ़िएगा, और भी कोई कभी बात भी हो जाएगी। हमने पत्रकार मित्र भी बुला लिया। इसलिए आपको आमंत्रित किया। इस रिपोर्ट को ढंग से पढ़िएगा, और भी कोई कमी निकलेगी तो हम उसको भी दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। और सचमुच में ये अद्भुत समय है भारत के लिए, आजादी का अमृतकाल। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहे? हम भारत के निर्माण में भी पूरी ताकत से जुटेंगे। अपना देश, अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता और अपने देश के माध्यम से दुनिया की समृद्धि में भी अभिवृद्धि करेंगे। क्योंकि हम तो बरसों से गाते रहे, बचपन से गांव में भी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो भारत विश्व के कल्याण के लिए भी काम कर रहा है। और आपको इसलिए भी धन्यवाद दे रहा हूं कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को अकेले भारत वाले नहीं निकाले, बांग्लादेश वाले भी लगे हाथ निकालना। क्योंकि हम तो बरसों से गाते रहे, बचपन से गांव में भी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश।